हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू सृष्टि सक्सेस क्लासेस। आज हम आपके लिए क्लास 10 मैथ का प्रश्नावली 3.6 लेकर आए हैं। यही हमारा टॉपिक भी चल रहा था, तो मैंने इस प्रश्नावली से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन या वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज मैं उसका अगला टॉपिक लेकर आया हूँ, क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन में ये अनुकूल वर्ड या प्रतिकूल वर्ड आए तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब भी अनुकूल कहे या समान दिशा में कहे या एक ही दिशा में कहे तो समझ आना वहाँ चालों को आपको ऐड करना है, मतलब जोड़ना है। अनुकूल मतलब क्या है कि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। समझ लो, जब भी आपको अनुकूल वर्ड आए क्वेश्चन में तो किसी भी विषय कह रहा हो अनुकूल, तो आपको वहाँ उन चीज़ों को ऐड कर देना है। जैसे अनुकूल समय का है तो आपको समयों को ऐड करना है। अनुकूल टाइम मतलब ये कहे चाल का है तो दोनों चालों को ऐड कर देना है। अब वो किसी और की, जैसे यहाँ तैरने की चाल हो गई, जो ऋतु तैर रही है उसकी चाल और प्लस धारा की चाल। और जब भी आपको तो याद रखना, जब भी अनुकूल वर्ड का है तो आपको चालों को ऐड करना है, और जबकि प्रतिकूल वर्ड का है प्रतिकूल तो आपको चालों को माइनस करना है। अनुकूल मतलब होता है कि दोनों सेम डायरेक्शन में। जैसे अगर मान लो एक नाव है, वो पानी में इस दिशा में तैर रही है और पानी की जो धारा की दिशा वो भी इसी दिशा में है, तो इसको कहते हैं अनुकूल। प्रतिकूल मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर नाव इधर है, इस डायरेक्शन में बह रही है, तो तुम्हारा पानी ना धारा की दिशा वो इस दिशा में होगी। यानी नाव इस दिशा में चल रही है और पानी की धारा की दिशा इस दिशा में है, तो ये हो गया प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अनुकूल मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो जब भी आपको क्वेश्चन में अनुकूल वर्ड आ जाए, ठीक, या समान दिशा की बात कहे या एक ही डायरेक्शन में बात कहे, तब आपको चालों को ऐड कर देना है, मतलब जोड़ देना है। और जबकि प्रतिकूल की बात कहे तो वहाँ पर चालों को आपको घटा देना है। बात समझ है? तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। चलिए अब देखिए क्वेश्चन के देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में तैर सकती है। देखो कह रहा है कि ऋतु जो है वह धारा के अनुकूल, मतलब धारा के अनुकूल वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी क्या कर सकती है, तय कर सकती है। जिधर धारा बह रही है ना, पानी की धारा, ऋतु भी अगर उधर उसी डायरेक्शन में तैरे तो वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। और वही कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल वो 2 घंटे में 4 किलोमीटर। अब सीधी बात है, अब जिधर पानी की धारा है उसी दिशा में तुम भी तैरिए, ठीक है, तो आप ज़्यादा दूरी तय कर लोगे। सेम समय में आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लोगे आराम से, क्योंकि वहाँ पर आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, क्योंकि पानी भी उसी दिशा में बह रहा है, आप भी उसी दिशा में तैर रहे हो, तो आपको पानी का अगर फोर्स लगा करके आपको भी आगे धकेलने का काम ही कर रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लोगे। और प्रतिकूल के केस में क्या होगा, आपको चाल आपकी क्या घट जाएगी। यानी ऐसे समझिए कि जब आप अनुकूल चलोगे, अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, तो वहाँ पर आपकी चाल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और जब चाल बढ़ेगी तो सीधी बात है आप उतनी ही दूरी क्या ज़्यादा कवर कर लोगे। अब प्रतिकूल मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में आप पर चाल क्या जाएगी, आपकी घट जाएगी। धारा इस डायरेक्शन में है, धारा इस डायरेक्शन में, और आप इस दिशा में तैर रहे हो, ठीक, उसकी विपरीत दिशा में, तो जाहिर सी बात है ये क्या करेगा, पानी की धारा से वो आप पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा आपको रोकने का प्रयास करेगी। उस दौरान आपकी चाल क्या जाएगी, घट जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। तो चाल कम होना मतलब क्या कि आपको चाल घट रही है आपकी। इसलिए कहते हैं कि जब प्रतिकूल डायरेक्शन में जब वर्ड आए ना तो आपको चालों को घटा देना, क्योंकि वहाँ पर चाल आपकी बढ़ेगी नहीं बल्कि चाल घटेगी, आप कम डिस्टेंस तय कर पाओगे। वही देखो लिखा नहीं कि यही सेम 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर तैर रही है, सेम डायरेक्शन में, समय उतना ही लग रहा है, चाल बढ़ रही है उसकी है, डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर कर रही है। तो जब चाल बढ़ जाएगी, सेम समय में चाल अगर बढ़ रही है तो ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा कवर करोगे, और उसी सेम समय में अगर आपकी चाल घट रही है तो डिस्टेंस आप क्या करोगे, कम कवर करोगे। तो इसका मतलब क्या है कि 2 घंटे 20 किलोमीटर तय, ज़्यादा दूरी तय की है ना, उसकी स्पीड उससे ज़्यादा होगी, उस समय ज़्यादा होगी। और यहाँ उसी 2 घंटे में वो 4 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, यानी उसने दूरी कम कहेगी ना सेम समय में, तो इसका मतलब चाल उसकी क्या होगी, कम हुई होगी। बात समझ, आई होप आपको बात क्लियर होगी। इसलिए जब सेम डायरेक्शन में कहेगा तो चाल आपकी बढ़ जाएगी, मतलब चाल आपकी बढ़ती रहेगी। समझे? और आप ऐसे अंदाजा खुद लगा सकते हैं, अपने आसपास के जो नदी वगैरह रिवर वगैरह नहीं होती हैं, बेतवा वगैरह, वहाँ पर आपने देखा होगा कि जब आप
जिधर पानी बह रहा है ना, आप उसी दिशा में तैरते हो तो आप बहुत तेज तैरते चले जाते हो, आपको कम मेहनत करनी पड़ती है तैरने में। वही आप जब पानी की विपरीत दिशा में तैरते हो ना, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तैरने के लिए, और आपकी स्पीड भी नहीं बन पाती उतनी है, तो आप डिस्टेंस भी कम तय कर पाओगे। इसलिए जब अपोजिट डायरेक्शन में तैरोगे ना, तो वहाँ चाल क्या ऑटोमेटिक आपकी घट जाती है, घटती नहीं घटती। और वैसे जब आप उसी डायरेक्शन में तैरोगे तो चाल आपकी ऑटोमेटिक आती है, बढ़ जाती है। इसलिए कहते हैं अनुकूल दिशा का है, मतलब समान दिशा में तो चालों को ऐड कर देना, मतलब वहाँ की चाल आपकी बढ़ जाएगी। और जब प्रतिकूल डायरेक्शन की बात करना तो चाल वहाँ को घटा देना, क्योंकि वहाँ पर चाल आपकी घट जाएगी। आई होप आपको बातें क्लियर हो रही होंगी कि प्रतिकूल के केस में हम क्यों चालों को घटाते हैं और अनुकूल के केस में क्यों हम चालों को ऐड करते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपको प्रतिकूल और अनुकूल वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो चलिए देखिए, कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तय कर सकते हैं। तो हम पहले ये पता करेंगे ऋतु की चाल कितनी है, वो कितने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तैर रही है, ठीक है। तो लिखेंगे माना, सबसे पहले लिखेंगे माना ऋतु के तैरने की चाल वो मान लेते हैं, हम उसको मानते हैं u किलोमीटर प्रति घंटा। और वही धारा की चाल मानते हैं, पानी की धारा की, जल के धारा की चाल, धारा की इसलिए देंगे धारा की चाल, वो हम मान लेते हैं v किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा की चाल होगी। अब हम निकाल लेते हैं अनुकूल दिशा में चाल। तो लिखेंगे अनुकूल दिशा में चाल, तो क्या आ जाएगी u प्लस का v किलोमीटर प्रति घंटा। अब है क्या, प्रतिकूल दिशा में चाल, प्रतिकूल दिशा में चाल बराबर, तो प्रतिकूल दिशा में चाल करें तो वहाँ चालों को आपको माइनस करना है, यानी u माइनस का v किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए यहाँ से अब आगे क्या कर रहा है कि धारा के अनुकूल वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितनी? 20 किलोमीटर। तो आपको पता है ये 2 घंटे में 20, यानी समय लगा है 2, दूरी तय की है कितनी? 20। कब? अनुकूल दिशा में। तो लिखेंगे अनुकूल दिशा में ऋतु की धारा की चाल, या अनुकूल दिशा में चाल बराबर, ठीक है। तो लिखेंगे अनुकूल दिशा में ऋतु धारा के अनुकूल, इसलिए लिखेंगे धारा के अनुकूल दिशा में ऋतु के तैरने की चाल, या धारा की अनुकूल दिशा में ऋतु के, यहाँ से देंगे ऋतु के तैरने की चाल। और चाल बराबर क्या था? दूरी बटे समय। चाल कितनी है धारा की दिशा में? u प्लस का v अनुकूल दिशा में। और दूरी कितनी तय की है अनुकूल दिशा में? 20 किलोमीटर। तो यहाँ 20 बटे समय कितना लगा था? 2 घंटे का, तो लेकिन 2 से काटेंगे 2 धाम 20, यानी u प्लस v बराबर कितना आ गया? ये आ गया हमारा 10। इस क्वेश्चन का हम फर्स्ट मान लेंगे। वही सेकंड देखिए, फिर लिखेंगे प्रतिकूल दिशा में ऋतु के तैरने की चाल बराबर, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। और चाल क्या है प्रतिकूल दिशा में? यह है u माइनस का v इक्वल टू दूरी कितनी तय की है प्रतिकूल दिशा में? 4 किलोमीटर। तो 4 बटे समय कितना लगा है? 2 घंटे का। तो लिखेंगे 2 और 2 कम 2 दूनी 4, यानी u माइनस का v बराबर कितना आ गया? ये आ गया हमारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको समीकरण सेकंड मान लेंगे। बात समझ में? अब समीकरण 1 समीकरण सेकंड को हम सॉल्व कर देंगे किसी भी मेथड से। तो चलिए यहाँ पर हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को ऐड करने पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो समीकरण 1 हमारी क्या है? यह है u प्लस का v इक्वल टू 10, और समीकरण सेकंड क्या है? u माइनस का v इक्वल टू 2। तब इनको ऐड करोगे तो माइनस का v प्लस का v कैंसिल हो जाएगा, u और u 2u, और ये 10 और 2 12,
2 × 2 2 × 12 यानी u इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझिए। वैसे u का मान समीकरण एक में पुट कर देंगे तो लिखेंगे u का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो उसको समीकरण 1 में रख दीजिए u का मान, तो हमें v मिल जाएगा। तो u का मान u की जगह पर कितना आया 6, तो हो जाएगा 6 प्लस का v, तो प्लस का v इक्वल टू में 10, ये प्लस तो कहाँ जाएगा माइनस में, यानी v इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस का 6, यानी v इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 6 कितना हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बस है, तो ये हमारा u और v का मान आ गया। अब देखिए यही मैं पूछा गया था कि ऋतु के तैरने की चाल हमने u किलोमीटर प्रति घंटा, तो वही था स्थिर जल में तैरने की चाल, तो हमने वहाँ था u किलोमीटर प्रति घंटा, तो u का मान कितना आया है ये 6, यानी स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर धारा की चाल पूछा गया, धारा की चाल हमने क्या था v माना था और v का मान आया 4, यानी धारा की जो चाल है वो है 4 किलोमीटर प्रति आवर। बस सुनो, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मैं हट जाता हूँ, स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उम्मीद आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या कराया है, क्या 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब 2 महिलाएं हैं 5 पुरुष हैं, अगर वो एक साथ काम को शुरू करते हैं, एक साथ करना शुरू करते हैं ना, तो वो 4 दिन में ख़त्म कर देंगे, दोनों लोग मिल करके उसी काम को। तो कहा जबकि 3 महिलाएं व 6 पुरुष उसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लगेगा, ये बताना। तो देखिए जब भी आपको धारणा है, जब भी काम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है या आयु से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है या चालों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो आपको सबसे पहले काम आपको यही करना है, उसको आपको जैसे अगर चार्ज से रिलेटेड पता कोई क्वेश्चन आता है तो आपको उसको 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आपको पता होना चाहिए कि वो 1 किलोमीटर कितनी दूरी तय करता है, ये आपको पता होना चाहिए। या फिर अगर आयु से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको उसको वर्तमान उम्र पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में कितना है, तो आप उसके आगे को पीछे को निकाल सकते हो। बस सुनो, वैसे ही आपको ये पता होना चाहिए कि एक महिला एक दिन में कितना काम कर सकती है, क्योंकि अगर आपको ये पता है कि एक महिला एक दिन में 5 काम कर सकती है, ठीक है, तो 2 महिलाएं एक दिन में कितना काम कर देंगी, सोच लीजिए, ठीक है। तो वही चीज़ सबसे पहले आपको क्या है, एक दिन का कार्य पता होना चाहिए कि एक दिन में वो कितना कार्य करेगी, ठीक। तो भाई इसी अब आइडिया लगाए, जितने ज़्यादा लोग होंगे काम उतने जल्दी ख़त्म हो जाएगा, जितने लोग कम होंगे काम उतने ज़्यादा टाइम में ख़त्म होगा। तो लोग ज़्यादा होंगे तो समय कम लगेगा और लोग कम होंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। अब वही चीज़ है, घर में अगर मान लीजिए 5 सदस्य हो, एक सदस्य अकेला हो और आपको कोई कार्य हो, मान लीजिए अब ऐसे समझ लीजिए घर का कार्य आप देहातों में समझ ले कि जैसे मान लीजिए अगर आपका इसी समय जैसे धान काटने का मान लो आ जाए, ठीक है, धान काटने के अगर मान लो चांस है आपका, ठीक है, तो अगर एक सदस्य है तो उसी एक खेत को 1 बीघा खेत को मान लीजिए काटने में उसको हो सकता है 7-8 दिन लग जाएँ, लेकिन वही घर में अगर 5 सदस्य हैं तो उसी दिन उसी कार्य को वो एक दिन में काट दें, एक खेत को, मतलब 1 बीघा खेत को। बात सुनो, तो वहाँ क्या हो गया, मतलब लोग ज़्यादा हो गए ना तो समय क्या लगा कम, और जब वहाँ लोग कम हुए ना तो समय क्या हो गया ज़्यादा लग गया, ठीक, उसी काम को ही करने में, ठीक। तो यहाँ धारणा कि जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे समय कम लगता चला जाएगा, ठीक। बात समझ में। तो वही कह रहा है कि 2 महिलाएं, तो सबसे पहले आपको ये पता हो कि एक कार्य को अकेली महिला कितने दिनों में कर सकती है। बस तो सबको सबसे ये बताना चाहिए। तो हम आपको ये पता करेंगे, तो लिखेंगे माना, यहाँ लिखेंगे माना एक महिला किसी काम को x दिन में करती है। देखिए वो एक काम है, एक काम, उस एक काम को वो x दिन में करती है, तो वो x दिन में किसी काम को खत्म करती है। x मतलब वो 5 दिन हो सकते हैं, 6 दिन हो सकते हैं, 10 दिन में हो सकते हैं। मतलब हम ऐसा समझिए कि जैसे हमने मान लिया कि एक
वोमेन, ठीक, वो किसी काम को 5 दिन में ख़त्म करती, कितने, 5 दिन में। तो हम पूछे कि वो एक दिन में कितना काम करेगी, एक दिन में वो कितना काम खत्म करेगी, ठीक है। तो वो हो जाएगा एक दिन का काम, एक दिन का काम, तो ये हो जाएगा 1/5, उतना भाग कर दीजिए देने से। एक महिला 5 दिन में किसी काम को कर सकती है, 5 दिन में। अब ऐसा से लीजिए कि कोई व्यक्ति है, एक महिला, या मान लीजिए कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति है ये ए, ये व्यक्ति ए जो है वो 5 दिन में 10 काम करता है, 5 दिन में 10 काम। तो अगर हम पूछे वो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, तो 10/5, 10/5, तो यानी वो एक दिन में 2 काम करेगा, पास में, ठीक। तो 5 दिन में वो 10 काम, तो एक दिन में 2 काम, तो 2 कैसे आया, तो 5 को उसके बटे में जाएगा, नहीं 10/5। वैसे ही अगर मान लीजिए वो कोई काम है जो कि उस काम को एक अकेली महिला x दिन में ख़त्म करती है, एक भाग काम को, ये एक क्या है, ये एक भाग काम है, एक भाग काम। जैसे मान लीजिए है कोई काम है, इसके हमने मान लीजिए तुम्हारी कोई प्लॉट है, ठीक, हम ऐसा मान लीजिए खेत है, एक खेत के 4 भाग हैं, इसमें तो गेहूँ कुछ बह गए, मान लीजिए तुम्हारे धान वगैरह कुछ भी मान लीजिए बह गए हैं, ठीक है। ये 4 प्लॉट हैं, ठीक। इस प्लॉट की एक पूरा एक भाग, इस एक भाग के 4 भाग हैं, ये पूरा एक भाग हो गया, इसके 4 भाग हैं, इसके अंदर 4 भाग हैं। तो वो x दिन में वो पूरा एक काम करेंगे इस पूरे भाग के दिन में। तो पूछे कि एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में, तो लिखेंगे एक दिन का काम, एक दिन का काम बराबर, तो वो हो जाएगा 1/x भाग, 1/x भाग, यानी वो 1/x भाग काम करेंगे। यानी अगर मान लीजिए वो ये 5 दिन, हम ऐसा सुन लीजिए, मान लीजिए वो कि 2 दिन में वो 4 भाग, एक भाग मतलब क्या, वो 4 भाग काम करते हैं, एक भाग मतलब क्या हुआ कि वो 4 भाग काम करते हैं। तो पूछे एक दिन में कितना काम करेंगे, 4/2 मतलब 2, एक दिन में 2 काम करेंगे, पास में। तो वैसे ही यहाँ पर लिखा है कि x दिन में अगर एक भाग काम करते हैं तो एक दिन में वो 1/x भाग काम करेगा। वैसे ही कौन, महिला, एक महिला, ठीक है, एक दिन में एक महिला का एक दिन का काम, एक महिला का एक दिन का काम, मतलब एक महिला किसी काम को x दिन में करती थी, अगर वही महिला एक काम को करते कितना है, 1/x भाग, एक दिन में 1/x भाग वो काम करती है। तो वहाँ लिखेंगे सिमिलरली इसी टाइप से लिखेंगे, इसी प्रकार, ठीक है। इसी प्रकार मान लेंगे एक पुरुष का एक दिन का काम, ठीक, वो हमारे 1/y भाग, 1/y भाग। हमने मान लिया कि वो टोटल y दिन में एक भाग काम करता था, y दिन में एक भाग, तो एक दिन में 1/y भाग, बात समझ में। तो ये हमारा हो गया एक दिन का काम। उदाहरण है ये एक महिला का एक दिन का काम आया है कि वो एक दिन में इतने भाग काम करेगी, और एक पुरुष एक दिन में इतने भाग काम करेगा, बात है। और यहाँ लिखा है कि 2 महिलाएं 5 पुरुष एक काम को 7-7 4 दिन में ख़त्म करेंगे, तो ये 4 दिन का काम आया है, 2 महिला 5 पुरुष का, तो हमें ये 4 दिन में ख़त्म करेंगे, एक भाग काम को ये 4 दिन में ख़त्म करेंगे, दोनों लोग मिलकर के एक भाग को ये 4 दिन में ख़त्म करेंगे। तो हम अगर ये कहें कि वो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में ये 4 दिन में करेंगे, एक ही भाग काम को ये 4 दिन में दोनों लोग मिलकर करेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि वो 4 दिन में नहीं बल्कि एक दिन में कितना काम करेंगे। तो सीधी बात है, 4 दिन में वो एक भाग, तो एक दिन में 1/4 भाग। जैसे x दिन में वो एक भाग काम करते हैं तो एक दिन में 1/x भाग, तो वैसे ही 4 दिन में वो एक भाग काम करते हैं, मतलब 4 दिन में वो एक भाग काम करते हैं, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो वो हो जाएगा 1/4 भाग, 1/4 भाग, बात समझ में। तो आपको इसको भी एक दिन में ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये जो काम आएगा ना, तो वहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक। 2 महिलाएं व 5 पुरुष का एक दिन का काम,
2 महिला 5 पुरुष का एक दिन का काम, एक दिन का काम, ठीक। तो 5 पुरुष एक दिन में, तो 2 महिलाएं एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/x भाग। देखिए, एक महिला एक दिन में 1/x भाग काम करती हैं, 1/x भाग। तो यही 2 महिलाएं एक दिन में कितने भाग काम करेंगे? 1/x गुणे 2, उतने से गुणा कर देंगे भाई। 1 रुपये की 2 टॉफ़ी, तो 2 रुपये की 2 गुणे 4 टॉफ़ी हो जाएंगी। तो वैसे ही एक महिला एक दिन में, एक महिला है वो एक दिन में 1/x भाग, मान लीजिए 4 भाग काम करते हैं, 1/4 भाग। तो 2 महिलाएं कितना काम करेंगी एक ही दिन में? 2 महिलाएं एक ही दिन में कितना काम करेंगे? तो हो जाएगा 1/4 गुणे में 2, 1/4 गुणे में 2 यानी 1/2 भाग। बात सुनो, कितना? 1/2 भाग काम करेंगे। आई हो बातों को समझ आ गई, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ लिखेंगे 2 महिला, तो एक महिला एक दिन में 1/x भाग काम करेगी। तो 2 महिला एक दिन में, तो 2 गुणे 1/x यानी 2/x भाग काम करेंगे। प्लस ये एक दिन का काम है, धरना, ये एक दिन का काम है 2 महिलाओं का। वैसे ही एक पुरुष एक दिन में 1/y भाग काम करेगा। तो 5 पुरुष एक दिन में 5/y यानी 5 से गुणा कर देंगे तो 5y बराबर, टोटल ये करते थे 4 दिन में, तो ये एक दिन का काम आया है। तो 4 दिन में 1 भाग, तो एक दिन में वो 1/4 भाग। बात समझ में? तो पहले जो इक्वेशन बनी थी वो 2 महिलाएं 5 पुरुष का 4 दिन का काम था। अब इन्हीं 2 महिलाएं और 5 पुरुषों का एक एक दिन का काम जो आया है वो 1/4 दिन, यानी एक महिला एक दिन में इतना भाग काम करेगी, 2 महिला 5 दिन में, 5 पुरुष एक दिन में इतना भाग काम करेंगे। कितने दिन में करेंगे? 1/4 दिन में। आई होप आपको बातें क्लियर हो रहेंगे, ठीक। तो इसको हम समीकरण यहाँ पर फर्स्ट मान लेंगे कुछ समय के लिए। उसी प्रकार ले देंगे, इसी प्रकार यहाँ ले देंगे कि इसी प्रकार कार्य को जबकि 3 महिलाएं, तो एक महिला एक दिन में 1/x भाग, तो 3 महिलाएं एक दिन में 3x/x भाग प्लस पूरा कर सकते हैं। और 6 पुरुष यानी एक पुरुष एक दिन में 1/y भाग काम करेगा। तो 6 पुरुष एक दिन में 6y भाग काम करेंगे। कितने दिन में? टोटल कितने दिन में कर रहे थे? 3 दिन में पूरा कर रहे थे, तो बराबर हो जाएगा 1/3। ये समीकरण सेकंड बन जाएगी। बात समझ रहे हैं? ये 3 दिन का पहले काम था, अब ये एक दिन का आया है काम, एक दिन का काम। ये 1/3 का ये काम है, एक दिन का काम। आई होप बातें आपको क्लियर होंगी। पहले लिखा था 4 दिन में 1 भाग काम करेंगी, अब आया 1/4 भाग काम करेंगी। कितनी महिलाएं? 2 महिलाएं एक दिन में, 5 पुरुष एक दिन में 1/4 भाग काम करेंगी। वैसे ही 3 महिलाएं एक दिन में, 6 पुरुष एक दिन में 1/3 भाग काम करेंगे, दोनों लोग मिल करके। पास में तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा। चलिए यहाँ से अब देखो, ये रैखिक समीकरण में नहीं है, तो सबसे पहले इनको रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ ये अंश है, इसको मल्टीपल में ले सकते हैं। तो 2 इंटू भाई ये 2/x लिखा ना, इसको हम क्या ले सकते हैं? 2 इंटू में 1/x। इसी 1/x को हम क्या मान लेंगे? कोई दूसरा चर मान लेते हैं, वेरिएबल। तो लिखेंगे माना 1/x बराबर हम a मान लेते हैं, 1/y बराबर हम मान लेते हैं b। तो वहाँ वेरिएबल चेंज कर देंगे। तो यहाँ 2 गुणे 1/x लिखा है, तो इसको हम यहाँ पर क्या दे सकते हैं? 2a। 1/x की जगह पर a आ जाएगा तो 2 जाए, प्लस का ये 5 गुणे 1/y, तो 1/y की जगह पर b, तो यानी 5b बराबर में 1/4, तो यहाँ आ जाएगा 1/4। इसको तीसरा गुणा कर दीजिए, ठीक। 4 के तीसरा गुणा, 4 दूनी 8a प्लस 4 पंचे 20 b बराबर में अंश में क्या बचा? 1। इसको समीकरण थर्ड मान लेंगे। तो सिमिलरली उसी प्रकार से यहाँ पे करिए। यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 1/x, तो 1/x को हमने a माना तो हो जाएगा 3a प्लस 6 गुणे 1/y, तो 1/y को हमने क्या b माना तो 6b बराबर में 1/3। इसको सॉल्व करें, 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 9a प्लस
तिचाक 18b बराबर में 1, इसको समीकरण 4 मान लीजिए। तो समीकरण थर्ड और समीकरण 4 को सॉल्व कर यहाँ से ए और बी का मान निकला, वापस आपको वहीं पर एक्स और वाई की जगह पर पुट कर देना है। ठीक, हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ से नहीं कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए हम 8 वाले पद ए वाले टर्म को सेम करेंगे। तो समीकरण 3 में जो ए का गुणांक है उसको समीकरण 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, और समीकरण 4 में जो ए का गुणांक है उसको समीकरण 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 से मल्टीप्लाई कराऊँ, 9 8 72 के 9 8 72 ए और 9 की 20 से गुणा, तो 9 0 0, 9 दूनी 18 180 बी बराबर में 9 की 8 से गुणा, 9 कम 9। उसी प्रकार 4 से गुणा करिए, सॉरी 4 से नहीं 8 से, या 8 था, 8 से गुणा तो 8 9 72 ए प्लस 8 18 8 8 से गुणा, 8 8 64 के 4 हासिल लगा 6 और 8 कम 8 से 14, तो 144 बी और 8 कम 8, इसको समीकरण 5, इसको समीकरण 6 मान सकते हो। ठीक, अब यहाँ इनको घटा दीजिए, लिखेंगे घटाने पर जब घटाओगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो घटा दीजिए, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 144 में से 180 गया, यहाँ 10 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचेंगे कितना 7 7 में से 4 गया 3 36 बी प्लस का, अब बराबर इधर बचेगा कितना 8 में से 9 गया, 9 में से 8 गया 1, यानी b बराबर क्या आ जाएगा 1/36, ये b का मान आ गया। अब इसी b के मान को समीकरण हम 3 में रख देंगे, तो लिखेंगे b का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रखिए समीकरण 3 में b की जगह पर, तो हो जाएगा 8a प्लस का 20 गुणे b का मान 1/36 बराबर में 1। अब यहाँ से तो कुछ कटेगा, तो ये हो जाएगा 8a बराबर, ये 36 20 की गुणा 20 से कम 20 20/36, और ये इधर कहाँ जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस 20/36। अब सॉल्व करें यहाँ से, 8a बराबर में, तो ये 1 माइनस, देखो ये किससे कट जाएगा 4 से, 4 पंचे 20 4 9 36, यानी ये बच गया 5/9। अब इसको सॉल्व करें यहाँ से, यहाँ कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 8a बराबर में 9 कम 9, 9 में से 5 गया 4 बटे में 9, 8 इधर गुणे तो कहाँ जाएगा बटे में, यानी a बराबर हो जाएगा 4/8 गुणे 9, 4 कम 4 4 दूनी 8, यानी a बराबर आ गया 1/9 दूनी 18, यानी 1/18, ये इसका मान आ गया। बात समझे, तो ये हमारा a और b का मान आया है। हमें तो x और y का मान निकालना है, क्योंकि हमारा वेरिएबल तो x और y था। तो चलिए जो हमने x और y माने थे ना, उन्हीं की जगह पर हम x और y का मान रख देते हैं। तो हमने माना था कि 1/x बराबर a, तो लिखेंगे 1/x बराबर में a का मान 1/18, x कम x बराबर 18 कम 18, यानी x का मान 18 आ गया। वैसे ही 1/y बराबर हमने माना था b, तो 1/y बराबर b, b का मान कितना आया था, ये आया था 1/36, तो यहाँ हो जाएगा 1/36, y कम y इक्वल टू 36 से कम 36, यानी y का मान कितना आ गया 36। ठीक, यानी हम कह सकते हैं कि एक महिला का एक दिन का जो काम है ना, यानी वो x दिन में एक भाग को, हमने क्या लिखा था कि एक महिला किसी काम को x दिन में कर सकती है, तो x दिन यानी एक भाग काम को एक महिला कितने दिन करेगी 18 दिन में, यानी 18 दिन में एक महिला किसी एक काम को करेगी, एक भाग काम को एक अकेली महिला 18 दिन में करेगी। तो वैसे ही y का मान 36 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पुरुष 36 दिन में एक भाग काम को करेगी, मतलब उसी काम को एक अकेला पुरुष 36 दिन में कर देगा। बात समझ रहे हैं? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आ गया है तो मैं हट जाता हूँ, इसको सॉल्व लीजिए, फिर मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूँ। चलिए, ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, मैं 2 क्वेश्चन समझा दिए। देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलगाड़ी से रिलेटेड इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। आयु से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत एग्जाम में बनने के चांस रहते हैं, और ये रेलगाड़ी वगैरह गाड़ियों से चाल वगैरह इनसे क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन बनते एग्जाम में।
तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, इसलिए इसको भी एंड तक जरूर देखना। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या रोहित 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। मतलब मान लीजिए ये रूही है, यहाँ कहीं पर आई है, मान लीजिए ये कहीं, मान लीजिए इससे कहीं, मतलब मान लीजिए इसका मंदिर हो या कुछ भी, मान लीजिए XYZ, ये कोई प्लेस है जिस प्लेस पर ये आई है, ये खड़ी है मान लीजिए, ठीक है। या मान लीजिए मार्केट है कहीं, कह लीजिए एक मार्केट हमारे यहाँ पर लगे हैं मार्केट, ठीक है, इस टाइप से। और इस मार्केट से 300 किलोमीटर दूरी पर, कितनी 300 किलोमीटर दूरी पर इसका यहाँ पर क्या बना है, इसका यहाँ पर घर है, यहाँ पर इसका क्या है, घर। बात समझ, ये उसका घर है। यहाँ कोई मार्केट लगी है, रूही मार्केट में है मान लीजिए, और उस मार्केट से 300 किलोमीटर दूरी पर मान लीजिए उसका मकान है। तो वही करा कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी, तो इस 300 किलोमीटर की कुछ दूरी जो है वो रेलगाड़ी से चलती है, तय करते हैं, और बाकी जितनी दूरी बचेगी वो बस से अपने घर से जाएगी। बस सुनो, तो कह रहे हैं कुछ दूरी वो बस द्वारा तय करते हैं। यदि वह 60 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करे, मान लिए यदि वो 60 किलोमीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो 60 किलोमीटर की जो दूरी है वो रेलगाड़ी से तय करती है। किससे? रेलगाड़ी से। तो बची दूरी ना शेष डिस्टेंस, भाई 300 में से 60 निकाल दूँ तो बचेगा 240, यानी ये 240 जो दूरी है ना, 240 दूरी ये बस के द्वारा तय करेगी। किसके द्वारा? बस के द्वारा। वही करा ना, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो 4 घंटे का समय लगता है। यानी अगर वो 60 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से आए, फिर वहाँ उतरने के बाद में फिर बस से चले अपने घर के लिए, कितने 240 किलोमीटर की दूरी। अब मार्केट मत समझना, ये कोई प्लेस ही समझ लेना, मान लो एक टूर पर कहीं गई थी अगर, ठीक है, क्योंकि मार्केट इतनी दूर थोड़ी हो सकती है। फिलहाल आप ऐसे समझ लीजिए ऐसे, ठीक है, क्योंकि मार्केट होने कैसे हो सकता है यार, इतनी दूर मार्केट कौन करने जाएगा, मार्केट तो पास में हो जाएगी। तो फिलहाल मार्केट नहीं, मान लीजिए कोई दूसरा प्लेस ही होगा, ठीक है। मान लीजिए ऐसा, मान लीजिए घर है उसका, ये कहीं आगरा वगैरह टहलने गए, ताजमहल देखने गए, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। मार्केट तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि संभव नहीं है यार, कोई मार्केट रेलगाड़ी से मार्केट करने थोड़ी जाएगी वो, ना बस से मार्केट करने जाएगी, वो भी इतनी डिस्टेंस 300 किलोमीटर की दूरी मार्केट करने जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई मान लीजिए कोई प्लेस होगा, ठीक है। तो फिलहाल आप उसको मत, आप क्वेश्चन को समझिए बस। तो 240 में बस से तरह कितना समय लगता है? 4 घंटे। मतलब 60 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा और 240 किलोमीटर की दूरी बस के द्वारा, इस टोटल 300 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगता है? 4 घंटे के द्वारा। कितना? 4 घंटे, ठीक। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि 4 घंटे लगा है, तो है उससे 60 किलोमीटर की दूरी में ये जो तय किया ना, उससे रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा। भाई टोटल समय पता है कि 4 घंटे लगेगा, रेलगाड़ी से बस से जो चलेगा ना, टोटल समय 4 घंटे लगे, लेकिन ये नहीं कन्फर्म पता है कि रेलगाड़ी से जो उसने 60 किलोमीटर की दूरी तय की है उसमें उसको कितना समय लगा है, और बस के द्वारा जो 240 किलोमीटर की दूरी तय की है उसमें उसको कितना समय लगा है। क्योंकि इसका जो समय लगा होगा, इसका समय, टोटल समय जोड़ करके ही तो 4 घंटे आएगा, क्योंकि टोटल 4 घंटे लगे हैं। आई होप बातें आपको क्लियर हो रही होंगी कि जो 4 घंटे है ये टोटल समय लगा है। तो हमें ये पता करना है कि क्योंकि कुल समय उतना है, तो हम ये समय निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल समय मिल जाएगा। आई होप आपको बताइए। तो उसके लिए समय पता करने के लिए आपको क्या चाहिए? समय बराबर दूरी बटे 4, क्योंकि समय बराबर क्या होता है? ये होता है दूरी बटे 4। अब दूरी आपको मान लो रेलगाड़ी से पता है कि 60 किलोमीटर है, लेकिन 60 किलोमीटर है तो इसकी दूरी, लेकिन रेलगाड़ी कितने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी ये चाल तो आपको नहीं पता है ना। तो चाल नहीं पता, चाल आप फिर क्या करना पड़ेगा? आपको मानना पड़ेगा। तो वही लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माना, सबसे पहले लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल वो हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। वैसे मान लेंगे कि बस की चाल, बस की चाल वो हमने मान लिया y किलोमीटर प्रति घंटा, ये बस की चाल होगी, ठीक। तो अब लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा तय 60 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा दूरी तय करने में लगा समय, रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। तो लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर दूरी
तय करने में लगा समय, वो मान लेते हैं T1। क्या? T1। और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो T1 बराबर क्या आ जाएगा? दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर। तो 60 बटे चाल कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी द्वारा। तो ये T1 समय आ गया। वैसे ही लिखेंगे 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में बस द्वारा लगा समय। तो लिखेंगे बस द्वारा 240 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, उसको हम लेते हैं T2। और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 240 बस के द्वारा तय करने में, और बस कितने किलोमीटर पर? y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। तो यहाँ लिखेंगे कुल लगा समय। तो कुल कितना समय लग रहा है? और कुल समय T बराबर हो जाएगा T1 प्लस T2, यानी बस की रेलगाड़ी द्वारा लगा समय, बस द्वारा लगा समय। और कुल समय कितना लगा था? 4 घंटे। क्वेश्चन का था टोटल समय लगा है 4 घंटे। तो 4 घंटे बराबर T1 का कितना है? 60 बटे में x प्लस 240 बटे में y। इसको समीकरण यहाँ पर फर्स्ट माना, क्वेश्चन नंबर 1। वैसे ही यहाँ लिख लेंगे। अब देखो ये तो फर्स्ट बात हो गई जो उसने कही। अब आगे तो क्या कह रहा है? यदि वह 100 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी से चले। अब कह रहा है कि यदि वह 100 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से तय करें, पहले 60 अब 100 किलोमीटर की दूरी किससे तय करें? रेलगाड़ी से, ठीक है, तथा शेष बस से यात्रा करें। शेष कितनी बचेगी? 200। तो जो शेष दूरी बच गई ये बस के द्वारा तय करेगी, ठीक करे, तो उससे 10 मिनट अधिक समय लगता है। पहले 4 घंटे लगता था, अब उसी 4 घंटे में 10 मिनट एक्स्ट्रा उससे और लग जाता है, अधिक लग जाता है, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे कि 100 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय। 100 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय मान लेंगे क्या? T1। और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। कितनी दूरी तय कर रहा है? 100। तो 100 बटे समय चाल कितनी है रेलगाड़ी की? x किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया। उसी प्रकार लिखेंगे 200 किलोमीटर, देखिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा 200 किलोमीटर दूरी बस द्वारा तय करने में लगा समय। इसको मान लेंगे T2। और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। और दूरी कितनी है? 200 किलोमीटर बटे चाल हमारी क्या? बस द्वारा y। फिर लिखेंगे कुल लगा समय। कुल कितना समय लग रहा है? तो हो जाएगा T बराबर में T1 प्लस T2। और कुल समय पहले लग रहा था 4 घंटे, अब 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, यानी 4 घंटे प्लस 10 मिनट इक्वल टू T1 का मान कितना है? 100 बटे में x प्लस T2 का मान 200 बटे y, ठीक। अब देखो ये 4 घंटे हैं, ये 10 मिनट है, तो ये घंटे तो मिनट को भी घंटे में ही क्या करिए? कन्वर्ट करिए। तो देखिए अब आपको यहाँ पर ध्यान सुनना। देखिए 1 मिनट में, सॉरी, जो 60 मिनट है ना, 60 मिनट में 1 घंटा होता है। 1 घंटा 60 मिनट में, 60 मिनट को ही तो 1 घंटा कहते हो। 60 मिनट को 1 घंटा, यानी 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो 1 मिनट में 1/60 घंटे, 1/60 घंटे हो जाएगा। तो अब 1 मिनट में 60 घंटे, तो आपको जितने लिखना उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमें 10 मिनट को घंटे में चेंज करना, तो 1 मिनट में 60 घंटे, 1/60 घंटे, तो 10 मिनट में हो जाएगा 10 × 1/60 घंटे। ये जो कैंसिल हो गया, यानी 10 मिनट में कितने हो गए? 10 मिनट में 1/6 घंटे हो गए। 10 मिनट में 1/6 घंटे, यानी 10 मिनट को जब तुम घंटे में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 4 + 1/6 घंटे। तो बराबर में 100 बटे x प्लस का 200 बटे y, और 6 चौक 24, 24 से 25, यानी 25 बटे 6 बराबर में 100 बटे x
प्लस का 200 बटे वाई, इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लेंगे। तो ये हमारी रैखिक समीकरण बन गई। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। उम्मीद है मैंने अच्छे से समझा दिया है, तो लगभग समझ आएगा। नहीं समझा तो 2-3 बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आपको क्लियर समझ आ जाएगा। तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके आगे का पार्ट समझाता हूँ। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, ध्यान से सुनना। इसको भी मिटा देता हूँ, केवल समीकरण रखेंगे, बाकी सब मिटा देंगे। इसको मिटा दीजिए यहाँ से, समीकरण रखना खाली बस। अब देखिए यहाँ से इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पर क्या करेंगे, वही 1/x को हम, तो ये 60 गुणे 1/x लिखा है, ये 240 गुणे 1/y लिखा है। वैसे ही ये 100 गुणे 1/x, 200 गुणे 1/y। तो 1/x 1/y को हम क्या मान लेंगे, कोई दूसरा वेरिएबल मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1/x, यहाँ लिखेंगे माना 1/x बराबर a, 1/y बराबर मान लेंगे b। तो यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा, इसको मैं इधर लिखूँगा, इसको मैं पहले कर दूँगा। तो 60 गुणे 1/x, तो 1/x को हमने क्या माना a, तो यानी ये हो जाएगा 60a प्लस 240 गुणे y 1/y, और 1/y को हमने क्या माना है b, यानी 240b। अब बराबर क्या चला था 4, ये हो जाएगा 4। समीकरण नंबर इसको हम सेकंड मान लेंगे, सॉरी थर्ड, इक्वेशन नंबर 3। वैसे ही यहाँ इसको पहले लिखेंगे, इसको हम बाद लिखेंगे। तो 100 गुणे 1/x, और 1/x को हमने a माना है, यानी 100a हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100a प्लस, और ये हो जाएगा 200 गुणे 1/y, 1/y को हमने क्या माना है b, यानी हो जाएगा 200b, यानी ये 200b इक्वल टू 25/6, यानी 25/6 हो जाएगा। अब 6 की तिरछा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 के अंदर तो हो जाएगा 600a प्लस 600 के 2 से, तो हो जाएगा 1200, 1200b बराबर में 25। क्वेश्चन नंबर ये 4 बन जाएगी। अब यहाँ से a और b का मान निकालेंगे। अब a और b का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर, किसी एक इक्वेशन को हमें सेम करना है, एक इक्वेशन को सेम करना है, बात समझ लो। तो इक्वेशन को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक टर्म को सेम करना है, चाहे इसको सेम करो चाहे इसको सेम करिए, बात सुनो। तो देखिए इसको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ अगर 600 हम a को बराबर करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। a को हम हटाएंगे, तो यहाँ 600 लिखा, तो यहाँ भी 600 होना चाहिए। अब इसको 600 बनाने के लिए इसमें क्या करोगे, 10 से गुणा करोगे, तभी तो 600 हो जाएगा। या फिर हमने बताया था कि इसके एक गुणांक को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके गुणांक को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे आपकी इच्छा, तो वही कर देते हैं। यहाँ a के गुणे में कितना है 60, तो 60 को समीकरण 4 में मल्टीप्लाई, समीकरण 4 में जो a का गुणांक है 600, उसको समीकरण 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक। इसको मिटा देता हूँ, तो करिए यहाँ से। तो ये 6×6 36, ये 1 0, ये 2 0, कितना हो जाएगा 3 0, और ये a, ठीक, प्लस 600 के ये 1 0, ये 2 0, 3 0 यही हो जाएंगे, और ये 24 जगह 6 चौक 24 के 4, और 6 दूनी 12, और 12 और 2 14, 144 b बराबर में 4 छंग 2400। इस क्वेश्चन नंबर इसको मान लेंगे हम, अभी मत मानिएगा, इस क्वेश्चन नंबर चलो 5 मान लेते हैं इसको, ठीक। 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 60 से कराओगे तो 2 0 ये 3 0 हो जाएंगे, और 6 रंग 3600 प्लस का a। अब 60 से गुणा कराओ तो 2 0 1 ये, तो हो जाएगा 3 0 b, 36 से 12 छंग 72 हो जाएगा, बराबर में इससे 25 0 0, 25 छक्का 25 चक्कू 100, 25 छक्का 150, यानी 150, 1500, समीकरण नंबर 6। अब इसको क्या करें, घटा देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर माइनस, ये माइनस है, ये माइनस, तो लिख देंगे घटाने पर। तो जब घटाओगे तो माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, 140 से 72 घटा दीजिए, तो 1 0 ये 1 0 ये 1 0 ये, और 4 में से 2 गया 2, 14 में से 7 गया 2, 7200, 72,000 b बराबर में यहाँ घटाइए, 1 0 ये 1 0 ये, 4 में से जाएगा नहीं तो 14, यानी 14 में से 24 में से 15 गया 9 बचेगा, ठीक। और ये इधर गुणे इधर कहाँ जाएगा, बटे में, यानी b बराबर हो जाएगा 900 बटे में 72,000, और 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 कम 9 9 8
72 और एक ये 0, यानी b बराबर आ गया 1/80। ये b का मान आ गया। अब इसी b के मान को हम समीकरण 3 में पुट कर दें तो हमें यहाँ कौन मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा हमारा a का मान। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ जगह बना देंगे, लिखेंगे b का मान 3 में पुट करने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 में, तो रखिए समीकरण 3 में b की जगह पर हो जाएगा 60a प्लस का 240 गुणे b, और b का मान 1/80, तो 1/80 बराबर में 4, 1 0 से 0 कट गया, 8 का मान 8 3 24, यानी हो जाएगा 60a, और ये 3 इधर 3 कम 3 यानी प्लस का 3 इधर कहाँ जाएगा माइनस में, तो 4 - 3 यानी a बराबर 4 में से 3 गया 1, और 60 इधर गुणे तो कहाँ जाएगा बटे में, यानी 1/60। ये किसका मान आ गया, ये आ गया हमारा a का मान। तो हमें a और b का तो मान ही निकालना था, हमें वापस उन्हीं x और y का मान फाइंड आउट का जहाँ हमने माने थे। तो रखिए यहाँ x की जगह पर, तो 1/x बराबर हमने क्या आना था a, तो 1/x बराबर a का मान 1/60, तो ये 60 हो गया। तो इच्छा गुणा कर दिए, x से कम x, 60 से कम 60, यानी x का मान आ गया 60। वैसे ही 1/y बराबर हमने माना था b, तो 1/y b का मान आया था 1/80, तो 1/80, y कम y बराबर 80 कम 80, यानी y का मान कितना आ गया 80। तो ये हमने x का माना था, x हमें माना था रेलगाड़ी द्वारा चली गई चाल, तो रेलगाड़ी की चाल क्या आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा, रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात नहीं थी, तो रेलगाड़ी की हमने चाल मानी थी x किलोमीटर प्रति घंटा, x का मान आया है 60, यानी रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। और y हमने कहा था बस की चाल, अब y का मान है 80, यानी बस की जो चाल है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आई होप अब ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ होंगे। तो ये लेक्चर यानी 3.6 जो चैप्टर आपका है ये यहीं से कंप्लीट होता है। अब हम उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ होंगे। अगर नहीं समझ आए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो मैं उसको दोबारा रिपीट करा दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है लगा आपको समझ आ गया। नहीं समझ आया तो वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करिए, आपको अच्छे से समझ आ होगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। नहीं समझ आया तो वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करिए। यूट्यूब का सबसे अच्छा तरीका ये है, आप कम से कम ऑनलाइन का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप कम से कम वीडियो को रोक करके 2-3 बार देख तो सकते हो। ऑफलाइन में आप कैसे देख सकते थे, नहीं देख सकते थे। इसका सिंपल सा तरीका ये, आप वीडियो को रोकिए, पॉज करिए, उसके बाद देखिए, जहाँ ना समझ उसको दोबारा देखिए, रिवाइंड करके तब देखिए, समझ आ जाएगा। तो क्योंकि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं से, मतलब आपका लेक्चर यहीं से समाप्त होता है, ये चैप्टर 3.6। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।